हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल अकेडमी। पहल अकेडमी की अपनी जो करंट अफेयर की क्लास है उसमें आप सबका फिर से स्वागत है। ये देखो, पहल अकेडमी का वो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो अपना टारगेटेड है आरएस प्रीलिम्स का और मेंस का जो बैच चल रहा है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं खुद को। अभी क्या रजिस्ट्रेशन चल रही है। इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है आरएस प्रीलिम्स। ये देखो, दिख रहा है आपको आरएस प्रीलिम्स की, और मेंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आज की क्लास में अपना पहला सवाल क्या है, निम्न में से अंतिम सिख गुरु कौन थे। ये सिख गुरुओं के पे वैसे तो आई है हिस्ट्री का अपना, है ना, सवाल हिस्ट्री में आती है इस पैटर्न के, क्योंकि सिख जो ये हिस्ट्री का सवाल है, इसमें जैसे मुगल काल हो गया, उनके सिखों से क्या रिलेशन थे, उस पैटर्न के सवाल आते हैं। पर अभी हाल फिलहाल में एक सिख गुरु थे, उनकी जयंती मनाई गई थी, इस वजह से ये फिर से चर्चा में आ रहा है। तो अंतिम सिख गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन थे, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। अभी तेग बहादुर थे, इनकी जयंती मनाई गई थी। ये सिखों में एक परंपरा थी, गुरु की परंपरा थी। बाद में लास्ट में जब 10 अंतिम सिख गुरु हुए थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इस परंपरा को खत्म कर दिया था और खालसा नाम का एक नया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? खालसा पंथ। ये सवाल भी आता है, वैसे ये सवाल आता है हिस्ट्री वाले पोर्शन में अपना, है ना, हिस्ट्री वाले टॉपिक में। तो खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? एक योद्धा था। क्या क्या किया इसमें? सिखों को एक योद्धा का रूप दे दिया था। तो योद्धा पंथ था एक खालसा पंथ। उसके संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिखों के अंतिम गुरु थे, है ना। तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। हाल ही में किसकी स्थापना जयंती बनाई गई है? गुरु तेग बहादुर की। इस वजह से मैंने क्या आपका ये सवाल बनाया है कि अंतिम सिख गुरु निम्न में कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। देखो, यही व्याख्या में बोला हुआ है, ये अंतिम सिख गुरु थे। खालसा नामक एक योद्धा जो समुदाय था, या जिसको बोल दे पंथ बोल दे, उसकी स्थापना की थी। मुगलों द्वारा किए जाने वाले जबरन धर्मांतरण के खिलाफ खड़े होने वाले गुरु तेग बहादुर, सिखों के ये 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी। इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 24 नवंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर ये भी बोल दे कि सिखों का कौन सा गुरु है जिनका प्रतिवर्ष हम शहीदी दिवस के रूप में मनाती है, जिनकी पुण्यतिथि को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस के रूप में। और कब? 24 नवंबर को। तो वो थे अपने कौन? सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी। क्लियर? अगला क्या है? ये वही मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय अपना क्या सैन्य अभ्यास होता है। इस पैटर्न के सवाल आते हैं अपने। तो ये वही सवाल है, देखो, नसीम अल बहर संयुक्त सैन्य अभ्यास। एक तो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम याद रखना, नसीम अल बहर। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा निम्न में किस देश के साथ संपन्न किया गया? तो नसीम अल बहर बहरीन के साथ, ओमान के साथ, थाईलैंड, या फिर वियतनाम। तो इसको याद कर लो दोस्तों, ये है ओमान के साथ। तो नसीम अल बहर नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वो भारत प्लस ओमान दोनों की जो सेना है उनके द्वारा किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है। अब कुछ और देख लेते हैं। भारतीय नौसेना और ओमान की जो नौसेना है, उनकी संयुक्त सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ। कौन सा? नसीम अल बहर। कुछ अन्य सैन्य अभ्यास है जो दे रखे हैं, ये भी अपने एग्जाम में आते हैं, तो देख लेते हैं। जैसे मैत्री, अगर आपसे पूछ ले कि मैत्री है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है, तो वो है अपना भारत और थाईलैंड के बीच। मैत्री सैन्य अभ्यास भारत प्लस थाईलैंड, नसीम अल बहर भारत प्लस ओमान, और एक्वेरिन, ये देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्वेरिन जो भारत और मालदीव की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच है। और मित्र शक्ति अगर बोल दे तो वो भारत और श्रीलंका के बीच है। क्लियर? अब ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसमें से इस पैटर्न के सवाल भी आ सकते हैं कि हमसे ये पूछ ले कि सिंगल ए वन लाइनर कि जो नसीम अल बहर है, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वो भारत द्वारा किस देश के साथ संपन्न किया जाता है? तो भारत प्लस ओमान। या इस पैटर्न के भी आ सकता है कि निम्न में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो सुमेलित नहीं है, और आपको दे दे कि मैत्री भारत प्लस थाईलैंड, या थाईलैंड की जगह कोई और कंट्री दे दे, या फिर ये अपने एक्वेरियन भारत वो मालदीव, हैंड इन हैंड भारत और चीन, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अभी कुछ और है, देखो, हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच,
कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच। इस सिंगल पे कुरुक्षेत्र कल परसों हुआ था, इस वजह से मैंने ये सवाल बना दिया था कि कुरुक्षेत्र जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है निम्न में किसके बीच होता है, तो भारत प्लस सिंगापुर के बीच होता है। वैसे ही मिलान करना आ सकता है, तो इस वजह से मैं पूरी आपके लिए लिस्ट लेकर आई हूँ। नोमेडिक एलिफेंट बोल दे तो भारत और मंगोलिया के बीच, नोमेडिक एलिफेंट भारत प्लस मंगोलिया। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है, शक्ति कहाँ होगी, भारत और फ्रांस के बीच। सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास होता है वो किसका है, भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है, सूर्य किरण। युद्धाभ्यास अभी मैंने सवाल बनाया था, कल परसों ये हुआ है। युद्धाभ्यास किसके बीच, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। गरुड़ शक्ति अगर बोल दे तो भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसका नाम क्या है, गरुड़ शक्ति। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। शक्ति भारत और गरुड़ शक्ति भारत प्लस इंडोनेशिया। सीधा अगर शक्ति बोल दे तो वो किसके बीच, भारत और फ्रांस के बीच। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। हरिमऊ इंडिया का मलेशिया के साथ। बाकी पीछे वाली है वो सारी लिस्ट आप नोट कर लेना एक, क्योंकि इसमें से एक सवाल जनरली आता रहता है आपका। अगला क्या है, संगाई महोत्सव। अभी हाल ही में चर्चा मेरा, क्योंकि ये रद्द कर दिया गया था, है ना। तो संगाई महोत्सव जो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक सांस्कृतिक महोत्सव है, का संबंध किस राज्य से है। अब संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कौन से राज्य का फेमस है ये, तो ये हम देखते हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या असम। तो इसका राइट आंसर होगा संगाई महोत्सव में कहाँ मनाया जाता है, एक तरीके का कल्चरल महोत्सव है ये, तो वो मनाया जाता है अपना मणिपुर में। संगाई महोत्सव मणिपुर। मणिपुर का राजकीय पशु है क्या, संगाई, है ना। मणिपुर का राजकीय पशु कौन सा है, संगाई। तो उसके नाम पे ये संगाई महोत्सव मनाया जाता है हर साल, कहाँ, मणिपुर में। संगाई हिरण है उसके नाम पर रखा गया है, जो केवल लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है लोकटक झील, जो में तैरते हुए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो अपना सवाल क्या था, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में, वो याद रखना। पर इसके साथ मैं आपको दो और फैक्ट बता रही हूँ। ये भी आ सकता है कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर है, मणिपुर में। केबुल लामजाओ जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, निम्न में किस राज्य में है, तो वो है अपना मणिपुर में। और अगर झील पूछ ले तो कौन सी झील, लोकटक झील। क्लियर। यह उत्सव कारीगरों और बुनकरों को स्वदेशी हस्तशिल्प और हथकरघा के माध्यम से अपनी रचनात्मकता प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक तरीका का अवसर देता है। हाल ही में सीमा विवाद चल रहा है मणिपुर का, इस वजह से वहाँ विवाद को देखते हुए इस महोत्सव को रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया, तो इस बार ये नहीं मनाया जा रहा। हाल ही में घोषित भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल, ठीक है, वो कौन सा है, जैव विविधता विरासत स्थल है, अरिट्टापट्टी, अमरकंटक, देबारी या हेजोंग। तो इसका राइट आंसर है अरिट्टापट्टी। याद रखना, भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है अरिट्टापट्टी। पहला अगर जैव विविधता विरासत स्थल बोल दे तो 2007 में घोषित किया गया था, नल्लूर इमली ग्रोव बेंगलोर कर्नाटक में है। जो ये नाम याद रखना आप, नल्लूर इमली ग्रोव बेंगलोर में, कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटक में है। जैव विविधता विरासत स्थल कौन से स्थल होते हैं, ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिसमें अनूठे और पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय, तटीय, अंतर्देशीय, जल या समृद्ध जैव विविधता वाले वन्य प्रजातियों के साथ साथ घरेलू प्रजाति है, दुर्लभ या संकटग्रस्त जो भी प्रजाति है, कीस्टोन प्रजाति है, वो सब उसमें पाए जाते हैं, तो वो जैव विविधता स्थल कहलाते हैं। अभी हाल ही में भारत में 35वां जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है और उसका 35वां का नाम क्या है, अरिट्टापट्टी। ठीक है, अगला है एशिया प्रशांत क्षेत्र आर्थिक सहयोग मंच। एशिया प्रशांत क्षेत्र आर्थिक सहयोग मंच, एपेक बोलती है जिसको, कि कितने सदस्य देश कितने हैं, एपेक में कितने मेंबर है टोटल, 15, 18, 21 या 22। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, 21। एपेक के मेंबर कितने हैं,
21। एपेक की 29वीं बैठक हुई थी अभी कहाँ, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की गई थी, और अगली बैठक 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। अब आप देखना 21 मेंबर है किसके, एपेक के, है ना, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र आर्थिक सहयोग मंच है जिसका फुल नाम। तो अब ये देखना कि सदस्य तो मैंने आपको बता दिए 21 है, प्लस अभी मैंने बता दिया कि थाईलैंड के बैंकॉक में इसका हाल फिलहाल में इसका एक सम्मेलन हुआ है ना। अगला 2023 में देखो यहाँ देर का है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये मीट करेंगे आपस में, पर ये देखना है कि अगली मीटिंग में बता दी, फिलहाल वाली बता दी। अब जो मैंने 21 आपको मेंबर बताई है वो आप गूगल करना, वो देखना कि ये 21 मेंबर है, मैप के थ्रू देखना कि कौन कौन से मेंबर है जो एपेक के सदस्य है, ठीक है, कौन कौन से देश है। अगला है कामेंग जल विद्युत योजना स्थित है, जल विद्युत परियोजना है कोई कामेंग, वो कहाँ पर है, असम में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में आईटी एक्ट की किस धारा के तहत साधारण डाटा लीक होने पर सजा का प्रावधान है। अपना अगर कोई भी साधारण डाटा, क्योंकि कल परसों व्हाट्सएप के कोई थे, ये वाली न्यूज़ आई थी, रिपोर्ट आई थी, तो अगर भारत में इस तरीके की कोई है, भारत में कौन सा स्पेसिफिक कोई कानून नहीं बनाया गया है, पर आईटी एक्ट है अपना, उसकी के तहत ही ये प्रावधान किया गया है। तो कौन सी धारा है जिसके तहत ये बोला है कि अगर साधारण तरीके कोई भी डाटा है वो लीक हो रहे हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। तो 69A आईटी एक्ट की धारा, या आईटी एक्ट की धारा 70 या 71 या 79। तो ये इसका राइट आंसर होगा आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत अगर कोई डेटा है वो साधारण भी हो, वो लीक हो रही है, तो उसके कोई कर रहा है तो उसके लिए इस एक्ट की इस धारा के तहत 79 की धारा के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। और सजा भी कितनी, अगर साधारण डाटा कोई लीक कर रहा है तो उसके लिए 3 साल की, और अगर संवेदनशील डाटा लीक हो रही है किसी प्रकार के तो उसके लिए इस एक्ट के थ्रू 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। क्लियर। अगला सवाल है, गणतंत्र समारोह होगा 2023 के मुख्य अतिथि है कौन होंगे। नंबर 1 तो देखो आप, अब्दुल फतेह अल सीसी, है ना, इनका संबंध निम्न में किस देश से है, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र समारोह होगा 2023 का उसके मुख्य अतिथि होंगे। तो मिस्र के ये, कंबोडिया, वियतनाम या ईरान। तो इसका राइट आंसर होगा अपना मिस्र। जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। अब आपको ये सवाल पूछने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो ये अब्दुल फतेह सीसी है उनका संबंध, ये जो राष्ट्रपति है ये किस देश से संबंधित है, तो हमको पता होना चाहिए मिस्र से है। या ये भी पूछ ले कि किस देश का राष्ट्रपति होगा वो भारत का जो गणतंत्र दिवस है 2023 उनके मुख्य अतिथि होंगे, तो होगा मिस्र का। ठीक है। क्योंकि हाल ही में निर्वाचित हुआ है मलेशिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री। तो मलेशिया का जो नवनिर्वाचित कोई प्रधानमंत्री, कोई भी कंट्री है उनका प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति वो नियुक्त हो रहा है, तो वो उनकी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। तो मलेशिया के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है, अब्दुल फतेह, अनवर इब्राहिम, प्रिंस सलमान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मलेशिया का जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। याद कर लो, मलेशिया के नए जो प्रधानमंत्री वो कौन है, अनवर इब्राहिम। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, 2022 के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते वाला राज्य कौन सा है। जो ई गवर्नेंस पुरस्कार भारत सरकार का है वो दिया जाता है, तो 2022 का जो दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, उसमें पहला स्थान किस स्टेट ने प्राप्त किया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या केरल। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान को ई गवर्नेंस अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर पाने वाला पहला राज्य है, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला, प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य, क्योंकि राजस्थान में जो गंगा कैनाल है उस प्रोजेक्ट को इस तरीके से कंप्यूटराइजेशन किया गया कि जो किसान है उनको उसी टाइम रियल टाइम उनको पता चल जाता है कि हाँ अब कैनाल है उसमें इस वक्त पानी आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो इस पैटर्न का जो डेटा उनको प्राप्त हो रहा है, तो एक तरीके का बहुत अच्छा इनोवेशन था। इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट है उनको ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के तहत पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब अगर जिला प्रशासन आपसे पूछ ले तो कौन सा, आप गंगा कैनाल कहाँ है, गंगानगर में, तो ये जिला प्रशासन होगा अपना गंगानगर जिला प्रशासन। तो गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा नवाचार करते हुए नेशनल ई गवर्नेंस के तहत गंगा कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था।
मैंने ये बता दिया किस प्रोजेक्ट के लिए इनको ऐसा कौन सा इनोवेशन किया था। तो ये गंगानगर जिला प्रशासन का नवाचार था, जिससे किसानों को नहर से छोड़े जाने वाले पानी की रियल टाइम जानकारी मिल सके। उसके अकॉर्डिंग फिर वो आगे की अपनी प्लानिंग कर सके कि कौन सी फसल है, कब बुआई करनी है उसकी, कब उसको पानी की ज़रूरत होगी। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। क्लियर। अगला है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 का। याद रखना, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। ये तो क्लियर है, सबको पता है कि पुरुष हॉकी जो वर्ल्ड कप होगा 2023 कहाँ उसका आयोजन होगा, भारत में होगा। अब सवाल ये पूछ रहा है कि भारत में भी इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो भारत में आयोजन राजस्थान में होगा इसका, या पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा या गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ओडिशा, है ना, ओडिशा में होगा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। इंडिया में होगा, और इंडिया में कहाँ होगा, अपना होगा ओडिशा में। और ओडिशा में भी कहाँ, भुवनेश्वर और राउरकेला है, वहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है, कौन सा है संयुक्त राष्ट्र का, यूएन का है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। वो 2022 निम्न में किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। सिंपल भी पूछ सकते हैं आपको, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 का विजेता निम्न में कौन है। या ये भी सवाल आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है वो निम्न में कौन सा है। तो वो कौन सा होगा, अपना चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब 2022 का मिला किसको है, पूर्णिमा देवी बर्मन को, कांता घोष, शिवानी सेकटकर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्णिमा देवी बर्मन है, उनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं। हाल ही में भारत की है पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 है, उससे सम्मानित किया गया है। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक मीट हुई थी, अभी मीटिंग हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी है GPAIA, है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप है। और क्या, किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो इसकी अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है अभी, तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी ये एक संगठन है, इस संगठन की अध्यक्षता अभी हाल फिलहाल में किसको दी गई है, भारत को दी गई है। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा इसरो का 200वां साउंडिंग रॉकेट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसरो का 200वां साउंडिंग रिकॉर्ड अगर कोई रॉकेट है तो वो कौन सा है। तो RH-200, विक्रम S, ओशनसेट 3 या LVM-3। तो इसका राइट आंसर होगा, इसरो का 200वां है जो साउंडिंग रॉकेट, उसका नाम है RH बोल दो या फिर रोहिणी 200। ठीक है, रोहिणी 200 ये क्या है, इसरो का 200वां साउंडिंग रॉकेट है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य से जुड़ा हुआ है। अभी हमने आज 2 फेस्टिवल देखे हैं, पहले हम देखे संगाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो वो हमने देखा पूरा मणिपुर से रिलेटेड है। अब बात आ गई चेरी ब्लॉसम की, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल क्या है, तो इस किस राज्य से जुड़ा हुआ है, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल या मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, मेघालय से। चेरी ब्लॉसम प्रतिवर्ष मेघालय में मनाया जाता है, इस बार गोलाबारी की वजह से इसे भी रद्द किए जाने के लिए ये चर्चा में रहा था। तो चेरी ब्लॉसम कहाँ पे है, मेघालय में चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। फोर्ट एलिजा डिक्लेरेशन का संबंध, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ, कोई भी जीव इसकी मीटिंग हो रही है या कोई भी चीज़ ऐसी जो उस संगठन के लिए एक तरीके से लैंडमार्क का काम कर रही है वो याद रखना हमको बहुत जरूरी है। इसी तरीके से एक है फोर्ट एलिजा डिक्लेरेशन, ये पुरानी डिक्लेरेशन है पर हमेशा चर्चा में रहती है। तो इसका संबंध निम्न में किससे है ये पूछ ले तो कौन सा संगठन है, आसियान से संबंधित है फोर्ट एलिजा, सार्क कंट्री से या ब्रिक्स से या एपेक्स से। तो इसका राइट आंसर होगा जो ब्रिक्स है उससे संबंधित है। और ये फोर्ट एलिजा डिक्लेरेशन हुई थी 2014 में, है ना। ब्रिक्स कंट्रीज है उनका फोर्ट एलिजा डिक्लेरेशन 2014 में हुआ था, जिसके तहत जो ब्रिक्स कंट्रीज है उन्होंने ये बोला था कि हमारा एक अलग से बैंक होगा, जैसे वर्ल्ड में नहीं है क्या IMF है ना, वर्ल्ड बैंक है, उसी की तर्ज पर हमारा एक अलग से बैंक होगा जो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक कहलाएगा। तो इसकी स्थापना की गई थी इसके थ्रू, किसके थ्रू, फोर्ट एलिजा डिक्लेरेशन के थ्रू 2014 में NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक है
जिसका संबंध किससे है, ब्रिक्स कंट्रीज से है, तो उसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूएनएफसीसी, रोज बताती हूँ मैं आपको, कल परसों हमने पूरा इस पे एक कॉन्सेप्ट सीरीज थी उस पर उसमें चर्चा की गई थी। वो हुआ था 27वां सम्मेलन हुआ था यूएनएफसीसी, जिसको बोलते हैं, ये जब सभी मीटिंग करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कोप बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन सी संख्या हुई थी, 27वीं हुई थी, तो इसको क्या बोलते हैं, कोप 27। वो कहाँ पर हुई थी, मिस्र के एक शहर है शर्म अल शेख, उस जगह पे हुई थी। अभी ये जो सवाल है नेक्स्ट, ये क्या बोला है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यूएनएफसीसी का कोप 28वां किस देश में आयोजित किया जाएगा। 27 हमने देख ली, 27 में क्या क्या बात हुई वो हमने चर्चा कर ली है ना, उसे क्या क्या उसके आउटकम्स हुए वो देख लिया हमने, क्या क्या और आगे चैलेंजेस है। अब कोप 28 है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा, प्रीलिम्स का सवाल ये है। तो मिस्र में, कतर में, डेनमार्क में या संयुक्त अरब अमीरात में, तो ये याद रखना संयुक्त अरब अमीरात में कोप 28 है उसका आयोजन किया जाएगा, और संयुक्त अरब अमीरात के भी दुबई जो शहर है उसमें होगा इसका। 27वां हमने बात कर लिया, कोप 27 मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। अगला क्या है, निम्न में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। खाड़ी सहयोग परिषद है तो उसमें टोटल कितने सदस्य हैं, टोटल जो जीसीसी है ना उसके सदस्य टोटल है, अरब प्रायद्वीप में 6 देश हैं। टोटल जीसीसी में कितने हैं, खाड़ी सहयोग परिषद जो गल्फ कंट्रीज का जो भी एक है उसमें 6 देश है। अब सवाल ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो इराक, सऊदी अरब, बहरीन या कतर, तो इसका राइट आंसर होगा इराक। खाड़ी सहयोग परिषद का मेंबर कौन सा नहीं है, इनमें जो दे रखा है उनमें सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, 3 तो ये हो गए। टोटल हमने कितने देखे, 6 मेंबर है टोटल। खाड़ी सहयोग परिषद में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। अब उन 6 के नाम देख लेते हैं। देखो बहरीन है, ये हमने देख लिया, कुवैत है, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये है खाड़ी सहयोग परिषद के टोटल मेंबर, 6 मेंबर। अब इन आप क्या करोगे, इन सबको मैप में देखोगे ताकि आपको पता चले कि इनकी एक तो लोकेशन कहाँ है और किसकी सीमा किससे जुड़ रही है या नहीं। तो वो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये है खाड़ी सहयोग परिषद के 6 सदस्य। अगला सवाल है, भारतीय ओलंपिक संघ है ना, उसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। पहली महिला अध्यक्ष बनाया तो वो तो याद करना बनता है, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम या साइना नेहवाल, तो इसका राइट आंसर होगा पीटी उषा। इनके दिसंबर में इलेक्शन होने थे अभी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद के लिए, पर पीटी उषा है, उसके विपक्ष में कोई नहीं था तो ये बन गई है पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। इनको उड़न परी भी कहते हैं, एक्सप्रेस भी कहते हैं है ना, देश की सबसे सफल एथलीट है उसमें से एक रही है कौन, पीटी उषा, याद रखना। अगला सवाल क्या, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 15 को, 20 नवंबर को, 26 या 30 नवंबर, तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन साहब थे, उन्होंने दूध के क्षेत्र में श्वेत क्रांति की जनक माने जाते हैं, बहुत काम किया था। तो भारत में श्वेत क्रांति की जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस को किस नाम से मनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के नाम से। ऑपरेशन फ्लड चलाया था उन्होंने। तो वर्ष कब से मनाया जा रहा है, वर्ष 2014 में है ना, 26 नवंबर के दिन भारतीय डेयरी एसोसिएशन ने पहली बार यह दिवस मनाने की पहल की थी। वर्ष 1970 में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए किसको शुरू किया गया था, ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के माध्यम से। इसी वजह से श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और उन्हीं के जन्म दिवस, उनका जन्म दिवस कब, 26 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर भारत में बात करें तो 22% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, तो वो कौन है, अपना इंडिया है, भारत है। ठीक है, टोटल वैश्विक भागीदारी कितनी है, 22% की वैश्विक भागीदारी के साथ। अगला सवाल क्या है, संगीत नाटक अकादमी
ये बहुत चर्चा में है आजकल। तो इसकी स्थापना कब की गई थी हमें पता होना चाहिए। 1950 में हुई या 52 में हुई या 53 में या 56 में। तो इसका राइट आंसर है 1952, 1952 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई, ताकि संगीत के क्षेत्र में और ज़्यादा हम विकास कर सके। इसके लिए संगीत नाटक अकादमी है, उसकी स्थापना 1952 में की गई थी। भारत की राष्ट्रीय अकादमी है ये। 1952 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार का था, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, तो डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था संगीत नाटक अकादमी का। वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय है ना, जो है भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। तो वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी है, वो किस मंत्रालय का स्वायत्त निकाय है, ये सवाल आ जाए तो हम क्या बताएंगे, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय वर्तमान में इस वजह से ये चर्चा में है क्योंकि संगीत नाटक अकादमी है वो अनेक प्रकार के अवार्ड देती है। तो उन जो 2019, 20, 21 तो कोरोना की वजह से नहीं दे पाया, तो उन सब अवार्ड्स की भी घोषणा की गई है हाल फिलहाल में। इस वजह से संगीत नाटक अकादमी है वो चर्चा में है। निम्न में उत्तर अटलांटिक सहयोग संगठन के कितने सदस्य हैं? नेटो सब जानते हैं ना। तो नाटो के कितने सदस्य हैं? 28, 29, 30 या 31। तो इसका राइट आंसर होगा 31। नाटो के सदस्य कितने? 31। ये भी आप देखना एक बार मैप में सरसरी नज़र में, ताकि आपको पता रहे कि ये कंट्री है, ये नाटो की सदस्य है। 30 सदस्य शामिल हैं। 30 सदस्य, 31 नहीं 30, ये उल्टा दे रखा है, 31 नहीं है, इसमें टोटल 30 सदस्य शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। तो कितने सदस्य टोटल? 30 सदस्य नाटो के सदस्य और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। अगला क्या है? मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मोना लोआ एक ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर है? ये चर्चा में रहती है। मोना लोआ हवाई, यूएसए या जापान की है या इंडोनेशिया या ब्राज़ील? तो इसका राइट आंसर है मोना लोआ ज्वालामुखी है, उसकी लोकेशन हवाई द्वीप में जो कि यूएसए में स्थित है वहाँ पर है। 5 ज्वालामुखियों में से एक है जो प्रशांत महासागर में अमेरिकी राज्य है, एक हवाई द्वीप, वहाँ स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से बोल दे अपन तो सक्रिय ज्वालामुखी है। लास्ट इरप्ट हुआ था इसका 1984 में। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, संविधान के बारे में देखते हैं। तो 1950 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके है ना, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हाँ, अपनाया गया था। वो कौन सी तारीख थी? 26 जनवरी 1950 को। तो कौन सा कथन गलत है इसमें देखते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, नए एक नए दो। तो इसमें दोनों गलत है, एक और दो। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो 26 नवंबर 73 साल पहले भारत के संविधान को अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर को, जो 26 जनवरी 50 को लागू हुआ था। ठीक है, 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में हम क्या करते हैं? मनाते हैं। किसको? 26 नवंबर को, ठीक है। तो 26 जनवरी 50 को लागू हुआ था अपना संविधान, और 2015 से संविधान दिवस कब से मनाना शुरू किया हमने? 2015 से। और कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को कितने साल लगे थे? 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे। इस अवधि के दौरान इसने 145 दिनों को कवर करते हुए 11 सत्र आयोजित किए और प्रारूप संविधान में लगभग इतने संशोधन किए। तो आपको याद रखना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 2015 से मनाना स्टार्ट हुआ था। तो ये गलत हो गया ना अपना कि 1950 से, 50 से नहीं, कब से? 2015 से। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही पूर्णिमा देवी बर्मन है पर्वतारोही होने का गिनीज रिकॉर्ड, शास्त्रीय नर्तक, वन्यजीवी या एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री? तो ये सवाल हम पहले कर चुके हैं। ये हमने देख लिया कि भारतीय वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन है, जिसको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान है ना एंटरप्रेन्योर विजन श्रेणी में देखें, ये श्रेणी याद करने की जरूरत नहीं है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है, उससे सम्मानित किए गए पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये सवाल रिपीट हो गया, फिर भी आप देख लेना एक बार। क्लियर?
चलो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आप इस क्लास को बार बार देखिए और अपने खुद के जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी तैयार कीजिए। आप रोज़ करंट अफेयर की आपकी जो क्लासेज हो रही हैं उनको आप डेली देखिए, डेली बेसिस पे उनको, जैसे करंटली अफेयर अपना क्लास हो रही है, अपने खुद की न्यूज़पेपर देखिए, फिर उसमें और ज़्यादा अगर कुछ चीज़ें आपको लग रही है या कहीं और से मिल रही है तो उसको आप ऐड कर सकते हो। इससे आपके करंट अफेयर की एक सीक्वेंस आपके पास, एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक। ठीक है, चलो दोस्तों, अगले वीक फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।